हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो अगर आप राजस्थान सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर राजस्थान टीचिंग एसोसिएट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पीवाईक्यू सीरीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इस पीवाईक्यू सीरीज का ये पहला लेक्चर है जिसमें मैं न्यूक्लियर फिजिक्स 2013 आर सेट एग्जाम के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। और ये जो क्वेश्चंस है आपको सेट एग्जाम में तो हेल्पफुल होंगे ही होंगे, साथ साथ जो टीचिंग एसोसिएट का एग्जाम होने वाला है, जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर वाला एग्जाम होने वाला है, उसमें भी आपको ये जो पीवाईक्यूज है हेल्प करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है पीवाईक्यूज से हमें ये पता लग जाता है कौन से टॉपिक जो है प्रोबेबल है एग्जाम में आने के लिए। तो एक तरह से एक इंसाइट हमें मिल जाता है कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी प्रिपरेशन कर पाते हैं। तो जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ भाई देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, यानी कि मैच कराने कॉलम। एक साइड दिया एलिमेंट्री पार्टिकल्स, एक साइड दिए क्वार्क स्ट्रक्चर। पहला जो है डेल्टा नॉट और दूसरा है सिग्मा नॉट। देखो सिग्मा नॉट और जो काई है, जब भी सिग्मा नॉट और काई की बात करेंगे तो सिग्मा में हमेशा एक स्ट्रेंज नंबर आएगा ही आएगा और काई में हमेशा दो स्ट्रेंज नंबर आएंगे। ये ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है याद करने की। तो अगर मैं पहले इससे पकड़ूं सिग्मा नॉट से, तो मैं कह रहा हूं कि एक स्ट्रेंज नंबर आएगा ही आएगा। तो डी यू डी डी और यू यू डी ये तो खेल खत्म, बेरन नंबर होता है सिग्मा नॉट। तो u का मतलब है 2/3 प्लस का, d का मतलब है -1/3 और s का मतलब भी -1/3 होगा। तो टोटल चार्ज बनेगा कितना बनेगा, वो 0 बन जाएगा। तो यानी कि जो सेकंड है उसका ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो जो सिग्मा नॉट है ये कौन से नंबर होते हैं, बेरन नंबर होते हैं, है ना। ये कौन से होते हैं, बेरन नंबर। और इसके अंदर एक स्ट्रेंज नंबर आएगा आएगा ही आएगा। मस्ट हैव वन स्ट्रेंजनेस नंबर। अब ये मैं किस लिए बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप यू डी डी करोगे तब भी तो नॉट ही बनेगा। तो फिर यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि सिग्मा नॉट जो है उसका आंसर बी लगाएं या ए लगाएं। और कहीं ना कहीं ऑप्शन होगा भी, जो सेकंड ऑप्शन है उसका बी आंसर भी आ रहा होगा, पर वो गलत है। क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जो सिग्मा नॉट है बेरन नंबर है, वहां पर हमेशा कम से कम एक स्ट्रेंज नंबर तो होगा ही होगा। तो जो सेकंड है उसका ऑप्शन ए आएगा। तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट कट जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड कट जाएगा। तो सेकंड या फोर्थ में से एक आंसर है। अब उसके बाद आप दूसरा चेक कर लो काई। अब जो काई है, काई आएगा तो इसके अंदर दूसरा स्ट्रेंज नंबर वाला कौन सा बचा है, सी बचा है। तो काई का जो आ जाएगा वो कौन सा आएगा, सी आएगा। यानी कि थर्ड जो है उसका ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। तो थर्ड का ऑप्शन कौन सा होगा, सी। तो आंसर जो तुम्हारा है वो कौन सा आएगा, फोर्थ आएगा। आंसर जो तुम्हारा है वो कौन सा आएगा, फोर्थ। और जो डेल्टा नॉट है उसका बन जाएगा बी। तो डेल्टा नॉट का बी बन जाएगा और डेल्टा प्लस जो है उसका बन जाएगा यू यू डी। तो यहां पर एक छोटी सी चीज ये याद रखना बस आप, कि जो सिग्मा नॉट है जो बेरन नंबर की फैमिली है उसमें स्ट्रेंजनेस नंबर आएगा ही आएगा। और ऐसे ही जो काई है वो भी बेरन नंबर है, उसमें दो स्ट्रेंजनेस नंबर आते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following conservation law is valid for the weak elementary particle interaction? इनमें से कौन सा कंजर्वेशन लॉ वीक एलिमेंट्री पार्टिकल इंटरेक्शन के लिए वैलिड। तो वीक इंटरेक्शन में पैरिटी जो है वो कंजर्व नहीं होती वीक इंटरेक्शन के लिए। तो वीक इंटरेक्शन में पैरिटी कंजर्व नहीं होती। वीक इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो वीक इंटरेक्शन में पैरिटी कंजर्व नहीं होती। हाइपर चार्ज नंबर है जो, वो भी कंजर्व नहीं होता। आइसोस्पिन है वो भी अपने आप को चेंज करती है। कौन कंजर्व होता है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो जाता है। कौन कंजर्व होता है, लेप्टॉन नंबर कंजर्व हो जाता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, फोर्थ आएगा। नेक्स्ट, सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली हमें पूछा है कौन से टर्म सही है। तो सेमी इंपेरिकल मास फॉर्मूला जो है वो किस तरह से लिखा होता है, ए वी ए, फिर लिखा होता है -AS A⁻²/3, फिर लिखा होता है -ACZ/-1 अपॉन A⁻1/3 अपॉन A⁻1/3, फिर ए ये होता है A-2Z का स्क्वायर और अपॉन ए, और फिर हमारे पास ये लास्ट आता है डेल। तो वॉल्यूम वाला टर्म जो है ये वॉल्यूम वाला टर्म है। तो वॉल्यूम वाले टर्म से ये प्रोपोर्शनल हो गया एरिया के, वॉल्यूम वाले में। तो फोर्थ ऑप्शन काट दो यहां से, फर्स्ट सेकंड थर्ड में से एक सही है। फिर दूसरा सरफेस एरिया टर्म है। तो सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल हो जाता है A⁻2/3 के। तो सरफेस एरिया प्रोपोर्शनल है A⁻2/3 के, यानी कि पहला भी कट हो गया।
और तीसरा भी कट हो गया। तो आंसर तो तुम्हारे पास कौन सा आ गया? आंसर आ चुका है तुम्हारे पास सेकंड। आंसर कौन सा आ चुका है? सेकंड। थर्ड वाला चेक करना चाहो, कूलम वाला, तो कूलम में जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके हो जाएगा? ए पावर -1/3, क्योंकि यहाँ पर रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है। और फोर्थ है पेयरिंग टर्म में, तो पेयरिंग टर्म में जो प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो हो जाएगा ए पावर -3/4 के। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? सेकंड आ जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल क्वाड्रपोल मोमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पहला है फॉर अ न्यूक्लियस विद अ स्पेरिकल सिमेट्री चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट जीरो। सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वाड्रपोल मोमेंट जीरो होता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इफ द प्रोटॉन नंबर z और द न्यूट्रॉन नंबर n इज इक्वल टू मैजिक नंबर द इलेक्ट्रिक क्वाड्रपोल मोमेंट जीरो। तो ये मैजिक नंबर हो जाएगा। मैजिक नंबर के केस में क्लोज शेल बनेंगे जो कि स्पेरिकल सिमेट्रिक हो जाएंगे, तो वहां पर जो क्वाड्रपोल है वो कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ये भी सही लिखा हुआ है। फिर थर्ड है इन अ वेरी हैवी न्यूक्लियाई ए की जो वैल्यू है 150 से लेकर 190 तक है और ए ग्रेटर देन 220 है। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट इज जनरली लार्ज। सही बात है। यहाँ पर ये एसिमेट्रिक केस हो जाएगा तो क्वाड्रुपोल मोमेंट ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, प्रोलेट शेप बनाएगा। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मोमेंट डज नॉट चेंज विद इंक्रीज इन नंबर न्यूट्रॉन नंबर। ये गलत है। जो क्वाड्रुपोल मोमेंट है वो डिपेंड करता है डिफॉर्मेशन पर, वो डिपेंड करता है शेल स्ट्रक्चर पर, और वो डिपेंड करता है न्यूट्रॉन नंबर पर। तो मैं यहां लिख देता हूं क्वाड्रुपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन पहला डिफॉर्मेशन, सेकंड शेल स्ट्रक्चर, और थर्ड आ जाएगा न्यूट्रॉन नंबर। इसलिए जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट देखो भाई, A radioactive nuclide is produced at the constant rate of n per second. प्रोडक्शन की जो रेट है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो है n, और रेट ऑफ डिके जो है वो कितना है? लैम्डा n माइनस का। और रेट ऑफ डिके वो कितना होता है? वो होता है -λn। तो यहां से हमारे पास जो नेट रेट बनेगी वो dn/dt, प्रोडक्शन भी साथ में चलेगा और डिके भी, तो ये बनेगा n - λn। इसको बराबर के इधर लेके आओ तो ये बनेगा dn/dt प्लस λn इक्वल्स टू n। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर कितना होगा? इसका इंटीग्रेशन फैक्टर होगा e पावर, ये p का काम करेगा तो λt। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? e पावर λt, यहां लिखूंगा मैं d/dt, पहले मैं इसको पूरी इक्वेशन को लिख देता हूं। e λt पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा दिया इंटीग्रेशन फैक्टर से, तो e λt ये हो जाएगा dn/dt प्लस यहां पर लैम्डा है e पावर λt, और ये क्या लिखा हुआ है? n, यहां लैम्डा है, और ये हो जाएगा n e λt। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो d/dt n e λt, और ये क्या है? n e λt। ठीक, अब इसको आप इंटीग्रेट कर दो। इंटीग्रेट करोगे तो ये बनेगा n e λt इक्वल्स टू n/λ। इस साइड इंटीग्रेशन चल रहा है तो ये हो जाएगा e पावर λt प्लस c। तो अब यहां पर हमें कंडीशन लगानी, इनिशियल कंडीशन। तो एट t इक्वल्स टू 0 जो n है उसकी वैल्यू कितनी है? n0। तो यहां से कितना बन जाएगा? n0 इक्वल्स टू n/λ प्लस c। तो यहां से c की वैल्यू हमें मिलेगी, c की वैल्यू, वो c की जो वैल्यू बनेगी वो कितनी वैल्यू बनेगी? वो बनेगी n0 माइनस n/λ। तो जब हम वैल्यू रखेंगे n, तो n बराबर कितना हो जाएगा? n/λ प्लस ये हो जाएगा n0 माइनस n/λ, और यहां आ जाएगा e पावर -λt। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई n की, है ना। तो
पहला ऑप्शन जो है एन अपॉन लेमडा एन नॉट माइनस एन अपॉन लेमडा ई पावर माइनस लेमडा टी, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट जो है वो एकदम करेक्ट लिखा हुआ है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है उसमें बोला है पल्स ऑफ 10 पावर 8 थर्मल न्यूट्रॉन्स, उसकी वेलोसिटी दे रखी है 2200 मीटर पर सेकेंड, मूव थ्रू वैक्यूम फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 11 मीटर्स बिफोर स्ट्राइकिंग अ टारगेट इफ द हाफ लाइफ ऑफ फ्री न्यूट्रॉन्स इज 12 मिनट। हाफ लाइफ दे रखी है 12 मिनट, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दैट विल बी स्पॉन्टेनियसली डिके वाइल ट्रेवलिंग टुवर्ड्स द टारगेट। तो सबसे पहले टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन टू ट्रेवल, और वो टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, डी अपॉन वी। डिस्टेंस जो है वो 11 किलोमीटर है, 11 मीटर्स। तो 11 मीटर्स को डिवाइड करो 2200 से, तो इसको 2200 से डिवाइड करोगे, ये 2200 है ना, तो इसको 2200 से डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 11 डिवाइड बाय 2200, तो ये बनेगा 0.005 सेकेंड्स। हाफ लाइफ जो है वो दे रखी है हमें मिनट में, इसको सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, तो टी हाफ ये गिवन है 12 मिनट्स, तो 12 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 12 चेक 72, 720 सेकंड। तो ये हाफ लाइफ जो हो गई वो सेकंड में कन्वर्ट हो गई 720 सेकंड्स। नंबर ऑफ डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है हमें, तो नंबर ऑफ डिकेड न्यूट्रॉन्स मतलब जो खत्म हो गए, वो कैसे निकालते हैं, वो निकालते हैं एन डेल्टा एन इक्वल्स टू एन नॉट 1 माइनस ई माइनस लेमडा टी। भाई हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन इक्वल्स टू एन नॉट ई माइनस लेमडा टी, ये होता है नंबर ऑफ अनडिकेड का, मतलब जो बच गए, जो खत्म हो गए वो कैसे निकालेंगे, वो खत्म हो गए एन माइनस एन कर देंगे, तो एन माइनस एन करोगे तो क्या बचेगा, एन नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस लेमडा टी, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बच जाता है। तो यहां से इसको ई पावर माइनस लेमडा टी को लगा के लमसम मैं इस वैल्यू को लिख लूंगा लेमडा नॉट एन नॉट लेमडा टी, इसको इसके बराबर लिख लूंगा। तो लेमडा की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहती है, 0.693 अपॉन टी हाफ, तो यहां से ये हो जाएगा 0.693 और टी हाफ की वैल्यू 720। तो ये सारी वैल्यू यहां पर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा, तो एन नॉट की जो वैल्यू है वो 10 पावर 8 दी हुई है, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन 720, और जो टी है उसकी वैल्यू 0.005। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आंसर आता है 481.25, तो ये ऑप्शन में है नहीं, तो चारों ही ऑप्शन यहाँ पर क्या दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं, तो आंसर हमारे पास कितना आएगा 481.25। नेक्स्ट है द एंगुलर मोमेंटम एंड पैरिटी ऑफ 1708 न्यूक्लियस अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर शेल मॉडल। तो हमें जो दिया है वो दिया है 17 ऑक्सीजन का दिया है ना, तो 17 ये हो गया O और ये हो गया 8, तो यहाँ पर Z इक्वल्स टू हो गया 8 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हो गए वो 9 हो गए। तो हमें ऑड नंबर वाले लेना है, तो ऑड नंबर वाला कौन हो गया, ऑड नंबर वाला हो गया न्यूट्रॉन्स। तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे बनेगा, तो ये बनेगा 1s 1/2, ये बनेगा 1p 3/2, ये बनेगा 1p 1/2 और ये बनेगा 1d 5/2। तो यहाँ कितने आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे 2, यहाँ आ जाएंगे 4, 4 2 6, और यहाँ आ जाएंगे 2, है ना, और बचा हुआ 1, तो ये आ जाएगा 1। तो अनपेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में रहेगा, 1d 5 में रहेगा, 5/2 में। तो यहाँ पर कौन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कौन रहेगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ रहेगा, तो यहाँ से J जो है उसकी वैल्यू हो गई 5/2, और ये क्या लिखा हुआ है D, तो फॉर D L की जो वैल्यू होती है वो 2 होती है, तो जो पैरिटी होगी, पैरिटी वो किसके बराबर होगी, -1 पावर L, तो ये हो जाएगा -1 पावर 2 यानी कि पॉजिटिव। तो हमारे पास जो इसकी स्पिन पैरिटी है, तो स्पिन पैरिटी यानी कि J पाई, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 5/2 प्लस। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/2 प्लस, 5/2 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंस 14 Si27 एंड 13 Al27 आर मिरर न्यूक्लियाई, ये दोनों जो न्यूक्लियाई है वो मिरर न्यूक्लियाई है,
देयर ग्राउंड स्टेट्स आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट फॉर चार्ज, उनकी ग्राउंड स्टेट आइडेंटिकल है चार्ज को छोड़कर। ईच ऑफ द न्यूक्लियाई कैन बी ट्रीटेड एज अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर, दोनों जो न्यूक्लियाई है उनको यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेयर की तरह कंसिडर किया जाता है। इफ देयर मास डिफरेंस इज 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यदि उनका मास डिफरेंस 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द डिफरेंस इन देयर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, जिसको कि उनकी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के डिफरेंस के बराबर माना जा सकता है। तो रेडियस हमें निकालनी है। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला यूज करना है किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का फॉर्मूला ES, ये होता है 3/5 Z माइनस 1, Z मतलब एटॉमिक नंबर, E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब आपके पास दो है, अच्छा एक चीज E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, इसकी एक वैल्यू होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, याद रखना 1.44 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वैल्यू आप याद रखना, रिमेंबर मी, ये वैल्यू याद रखना 3/5 Z माइनस 1 E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब यहां से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 3/5 इंटू 1.44, और ये हो जाएगा Z और Z माइनस 1, Z इंटू Z माइनस 1। तो पहले वाले के लिए Z हो जाएगा 14 और दूसरे वाले के लिए हो जाएगा कितना 13। तो यहां जो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस इन एनर्जी, तो एनर्जी में डिफरेंस कैसे निकालोगे, 3/5 इंटू 1.44 तो कॉमन आ जाएगा। तो एक बार तो आपको लेना है 14, तो 14 और Z माइनस 1 मतलब 13, और एक बार आपको लेना है 13, तो 13 इंटू 12 ये होगा। तो यहां से इसका जब आप डिफरेंस निकालोगे तो वो डिफरेंस आपको निकालना है। तो यहां से जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये बचेगा 3/5 इंटू 1.44, और ये जो वैल्यू है यहाँ पे R भी आएगा, नहीं R हटाओ यहाँ से, R 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है, तो ये 1/R और लिखना है यहाँ पर R ऐसे, ये R। तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आएगा 14 इंटू 13, मैं डिफरेंस कर लेता हूँ, माइनस 13 इंटू 12, तो ये आएगा 26, तो ये आएगा इंटू 26 अपॉन R, ये डेल्टा V की E की वैल्यू है। और हमें ये गिवन है कि डेल्टा E जो है वो किसके बराबर हम ले, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 3/5 इंटू 1.44 इंटू 26 अपॉन R। तो यहां से R की वैल्यू में निकालनी, तो R कितना आ जाएगा, 3/5 इंटू 1.44 अपॉन 6, और ये कितना हो जाएगा 26। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 1.44 मल्टीप्लाई बाय 3, डिवाइड करेंगे 6 से और डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आंसर आएगा 3.744। तो रेडियस जो हमारे पास आएगी वो आएगी 3.744 फर्मी, ये हमारे पास रेडियस आ जाएगी। और आंसर में क्या है, 3.88 है, तो नियर अबाउट आंसर ले लो, 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, सेमी इंपेरिकल का फॉर्मूला है, वापस से रिपीट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इन द सेमी इंपेरिकल फॉर्मूला। वॉल्यूम टर्म जो है वो A के प्रोपोर्शनल होता है, अभी मैंने आपको बताया था। कूलम जो टर्म है A⁻⁻⁻³ के प्रोपोर्शनल होता है। सिमेट्रिक जो पोटेंशियल टर्म है वो सही लिखा हुआ है, तो ये सही लिखा हुआ है। तो हमारे पास सही आंसर क्या आ जाएगा, इसमें C आ जाएगा। ये अभी कराया था इसलिए जल्दी करा दिया वापस से। नेक्स्ट देखो, when the beta decay of 60 CO nuclei is observed at low temperature in a magnetic field that aligns the spin of nuclei, it is found that the electron are emitted preferentially in a direction opposite to 60 cobalt spin direction. Which of the following invariance is violated by the decay? ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको हम वू एक्सपेरिमेंट कहते हैं, वू एक्सपेरिमेंट।
वो एक्सपेरिमेंट जो हमें ये बताता है पैरिटी कंजर्व नहीं होती, है ना, जो हमें ये बताता है पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड, पैरिटी इज नॉट कंजर्व्ड इन वीक इंटरेक्शन, इन वीक इंटरेक्शन। तो यहां पर पैरिटी के बारे में हमें पता लग रहा है, तो पैरिटी के बारे में पता लग रहा है, तो यहां पर पैरिटी यानी कि जो हम चेंज कर रहे हैं एक्स वाई जेड को, उसकी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो गॉज इनवेरिएंस का इससे कोई लेना देना है नहीं, टाइम इनवेरिएंस का कोई लेना देना है नहीं, रिफ्लेक्शन जो है उसका लेना देना है, क्योंकि यहां पर हमने रिफ्लेक्ट करा दिए माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड, और रोटेशन का इससे कोई लेना देना है नहीं। तो सही आंसर हमारे पास क्या आएगा, थर्ड आ जाएगा। नेक्स्ट, द पार्टिकल डिके, पार्टिकल डिके दिया हुआ है हमें, मस्ट बी अ वीक इंट्रैक्शन बिकॉज, तो इसका वीक इंट्रैक्शन होगा, क्यों होगा? सबसे पहले तो अगर मैं यहां पर स्ट्रेंजनेस नंबर चेक करूं इसका लैम्बडा का, तो इसका स्ट्रेंजनेस नंबर कितना होगा एलएचएस का, इसका जो स्ट्रेंजनेस नंबर होगा वो होगा -1, है ना। और आरएचएस पर कौन कौन है, आरएचएस पर है प्रोटॉन और पायोन। तो प्रोटॉन का जो स्ट्रेंजनेस नंबर है प्रोटॉन का, वो एस बराबर कितना होगा 0, और इसी तरह से पायोन जो है पायोन, पायोन का भी जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो कितना होगा 0। तो टोटल जो एस है आरएचएस पर वो कितना हो गया 0, तो डेल्टा एस की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा। तो डेल्टा एस की वैल्यू 1 आ रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन है। ये कौन सा इंट्रैक्शन है, वीक इंट्रैक्शन है। तो यहां पर जो स्ट्रेंजनेस नंबर है वो कंजर्व नहीं हो रहा, है ना। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ गया, स्ट्रेंजनेस नंबर जो है वो यहां पर कंजर्व नहीं हो रहा। जो पायोन है वो लेप्टॉन होता है, सही है। और ये जो लैम्बडा है स्पिन 0, ये सही लिखा हुआ है। नो न्यूट्रिनो इज प्रोड्यूस्ड इन द डिके, कोई न्यूट्रिनो प्रोड्यूस नहीं होगा, ये भी सही है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहां पर कौन सा है, वो मस्ट बी अ वीक इंट्रैक्शन। तो क्योंकि स्ट्रेंजनेस नंबर यहां पर कंजर्व नहीं हो रहा, इसलिए ये वीक इंट्रैक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अकॉर्डिंग टू द स्टैनफोर्ड मॉडल ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोजिट पार्टिकल, इनमें से कौन कंपोजिट पार्टिकल नहीं है? तो मुऑन जो है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, एलिमेंट्री। पाई मेसोन जो है वो कंपोजिट है, कंपोजिट। कंपोजिट कैसे है, क्वार्क और एंटी क्वार्क, क्वार्क और एंटी क्वार्क। न्यूट्रॉन जो है वो बेरन नंबर है, कंपोजिट है। और ड्यूट्रॉन जो है वो बाउंड स्टेट है, बाउंड स्टेट। बाउंड स्टेट किसकी, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें पूछा है कि कौन एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है। तो इनमें से हमारे पास जो मुऑन है वो एलिमेंट्री पार्टिकल है, यानी कि कंपोजिट नहीं है। नेक्स्ट, पॉजिट्रोनियम इज द बाउंड स्टेट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एंड a positron considered only the state of zero orbital angular momentum L is equals to 0. The most probable decay product of any such state of positronium with spin 0 is, तो पॉजिट्रोनियम की दो स्टेट होती है, एक होती है पैरा पॉजिट्रोनियम जिसके लिए स्पिन 0 होता है, एक होता है पैरा पॉजिट्रोनियम, पैरा पॉजिट्रोनियम। इस पैरा पॉजिट्रोनियम के लिए स्पिन की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। और ये डिके होगा किसमें, इवन नंबर ऑफ फोटॉन्स में, और इट डिके इनटू इवन नंबर ऑफ फोटॉन्स, इवन नंबर ऑफ फोटॉन्स। और दूसरा हमारे पास होता है ऑर्थोपॉजिट्रोनियम, ऑर्थोपॉजिट्रोनियम। और ऑर्थोपॉजिट्रोनियम में स्पिन होता है 1, और इसमें जो डिके आते हैं वो आते हैं ऑड। तो इट डिके इनटू ऑड नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो यहां पर हमें क्या दिया है, 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, बाउंड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन कंसिडर ओनली द स्टेट ऑफ 0 ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, स्पिन 0, स्पिन 0 की बात हो रही है, यानी कि सिंगलेट की बात हो रही है। तो सिंगलेट में क्या आएगा, E1 आएगा, और E1 में क्या आएगा हमारे पास, 2 फोटॉन्स आ जाएंगे। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 फोटॉन्स आ जाएगा। नेक्स्ट, अ हाइपोथेटिकल डिके चेन consists of following elements A, B1, B2 and C, where C is stable. The decay constants are lambda, 2 lambda for alpha and beta.
decay of A and 2 lambda and lambda for beta alpha decay leading to confirm formation of C, जो ये डायग्राम में दिखाया गया है. At some instant the number of atoms of B1 reaches a maximum value. Number of atoms of B1 reaches a maximum value. The ratio of number of atom of A to B1 is P. A to B1 इसका जो रेशो है वो P दे रखा है. तो when the number of atom of B2 reaches a maximum value, जब B2 मैक्सिमम वैल्यू पहुंच जाएगा तो A by B2 का रेशो बताना है. तो हमें ये गिवन है A by B1 इक्वल्स टू P और हमें निकालना है A by B2. ये हमें फाइंड आउट करना है. तो मैक्सिमम नंबर होगा तो उसके लिए DNB अपॉन DT क्या हो 0. तो फॉर डॉटर न्यूक्लियाई मैक्सिमम ऑक्यूपेंसी व्हेन DNB अपॉन DT ये किसके बराबर हो 0 के बराबर हो. तो फॉर B1 प्रोडक्शन जो है किसके बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू ए, है ना. B1 प्रोडक्शन रेट या डिके रेट लैम्डा इंटू एन होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा लैम्डा इंटू ए. डिके रेट होती है माइनस में, तो ये हो जाएगा प्लस में लैम्डा इंटू ए. लॉस जो हो रहा है वो कितना का होगा, वो होगा 2 लैम्डा से. तो लॉस जो होगा लॉस जो हो रहा है वो हो रहा है 2 लैम्डा B1. यहां तो हो रहा है प्रोडक्शन और ये हो रहा है 2 लैम्डा B1 से लॉस हो रहा है. तो ये बन रहा है और ये लॉस हो रहा है B1 के लिए. यहां से बन रहा है और यहां से क्या हो रहा है लॉस हो रहा है. तो आपको निकालना है A अपॉन B1, है ना. तो हमें निकालना है A अपॉन B1. तो हेंस यहां पर जो बैलेंस इक्वेशन है वो हो जाएगी लैम्डा A इक्वल्स टू 2 लैम्डा B. रेट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ डिके. तो यहां से A अपॉन B1 ये किसके बराबर आ गया 2 के बराबर आ गया. और हमें गिवन क्या है कि A अपॉन B1 ये किसके बराबर है P. तो यहां से P की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई. अब किसके लिए चाहिए फॉर B2. तो B2 के लिए डायग्राम देखो. तो B2 के लिए लिखा जाएगा 2 लैम्डा A. तो B2 के लिए 2 लैम्डा A को इक्वल कर दो किसके लैम्डा B2 के. तो लैम्डा B2. तो यहां से आपको निकालना है A अपॉन B2. तो A अपॉन B2 जो है वो बनेगा 1/2 और 1/2 जो है A अपॉन B2 उसको हम लिख सकते हैं A अपॉन B2 है. और यहां से हमारे पास A अपॉन B1 जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है P के. और P की वैल्यू आई है 2. तो इसको मैं लिख सकता हूं 2/4, है ना. इसको मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 को 2/4. और 2 जो है वो किसके बराबर है P के बराबर है. तो यहां से किसके बराबर बन जाएगा P/4. तो A अपॉन B2 किसके बराबर हो गया P/4 के बराबर हो गया. तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा P/4 आ जाएगा. ठीक है. तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू, बाय बाय.